लीगलॉजी इज़ फन 2020 पर आज हम अपने सफ़र को बहुत सारे साल पीछे से शुरू कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात के गवाह हैं कि पहले राजा महाराजा या जो भी हमारे ऊपर शासन करते थे, वो किसी भी क्रूरता से हमें सज़ा दे सकते थे। उनकी अपनी सोच थी और जो राजा जितना क्रूर था उसकी पनिशमेंट्स भी उतनी ही क्रूअल हुआ करती थी। क्रॉस पे चढ़ाना, घोड़े से पिसवाना, हाथी से दबाना। क्या हम आज के समय में ऐसी सजाओं की उम्मीद कर सकते हैं? सरकार खुलेआम ऐसा कर सकती है? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अब हमारे पास है ह्यूमन राइट लॉ, यानी मानव अधिकार नियम। अब ये वाली जो पिक्चर थी, इसमें आप ये पहचान गए हो कि जंगल बुक की बुक पिक्चर है। क्या अब हम ऐसे रह सकते हैं जानवरों के साथ? क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं? इस पिक्चर में भी यही दिखाया है कि मनुष्य जो है वो जानवरों से कहीं ना कहीं फ़र्क है। उसकी अपनी बुद्धि, उसका इंटेलेक्ट उन सबसे अलग है। और शायद इसी बुद्धि और इंटेलेक्ट की वजह से आज ये जो जंगल का कानून कभी पहले हमारे समाज में रहा होगा, आज नहीं है, और हम आज इससे आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी सफ़र पर चलते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स हमें मिले हैं, ये कोई बहुत आसानी से नहीं मिले हैं। इसके लिए बहुत सैक्रिफाइस और बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। तो पहले ये ह्यूमन राइट्स होते क्या है? ह्यूमन राइट्स, जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दो वर्ड से बना है, ह्यूमन और राइट्स। ह्यूमंस, साइंस में तो इसको होमोसेपियन स्पीशी का माना जाता है। जो भी इस स्पीशी को बिलोंग करता है वो ह्यूमंस है। लेकिन हमारी लैंग्वेज में कोई भी मनुष्य, मैन, विमेन या चाइल्ड, आदमी, औरत या फिर कोई बच्चा ह्यूमन है। जो भी व्यक्ति है वो ह्यूमन है। अब ये जो पर्सन है ये लीगल पर्सन नहीं है। अगर आप कहो कि कोई फैक्ट्री है या कोई कमीशन है या कोई कंपनी है, वो लीगल पर्सन ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स में नहीं। ह्यूमंस में सिर्फ होमोसेपियंस या लिविंग क्रीचर्स हैं। राइट्स क्या है? थिंग्स एंटाइटल्ड और अलाउड। जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो हमारे राइट्स हैं। ये मॉरल भी हो सकते हैं और लीगल भी हो सकते हैं। जो लीगल राइट्स हैं उनके लिए हम कोर्ट पर जाते हैं, और जो मॉरल राइट्स हैं वो हमारा समाज और हमारे कस्टम्स उसको डिसाइड करते हैं। तो हर ह्यूमन को कुछ राइट्स मिले हुए हैं। ये राइट्स हमें क्यों मिले हैं? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, हम ह्यूमंस हैं क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि जो है जानवरों से ज़्यादा है। तो ये जो राइट्स हमें ह्यूमन होने की वजह से मिले हैं, ये किसी भी ग्राउंड पर वायलेट नहीं किए जा सकते। चाहे वो जेंडर हो, रेस हो, कास्ट हो, एथनिक हो, हमारे कोई भी रिलीजन हो, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स हमारे हमेशा रहने चाहिए। और ये हमारे जन्म से शुरू होते हैं और हमारी मृत्यु पर ही जाकर ये ख़त्म होते हैं। जब तक हम जीवित हैं ये सारे राइट्स हमारे पास हैं। अब ये समझें कि ह्यूमन राइट्स होते क्या है। ह्यूमन राइट्स, आरजे विंसेंट ने कहा था, ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो कि सब लोगों के पास हैं और सब लोग इक्वल हैं, सब बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के वर्च्यू से बराबर हैं। हम सब ह्यूमंस हैं और इसलिए हमारी पैदाइश से ही हम बराबर होते हैं। ह्यूमन राइट्स को बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स या इनहेरेंट राइट्स भी कहा गया है, क्योंकि ये हमें पैदा होने के साथ ही मूल रूप से मिल जाते हैं और ये इनहेरेंट होते हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। सारे ह्यूमन बीइंग्स बराबर पैदा होते हैं, हम ये मानकर चलते हैं। इसलिए ये मॉरल क्लेम्स हैं जो कि एलियनेबल हैं और इनहेरेंट हैं। एलियनेबल मतलब जो हमसे छीने नहीं जा सकते, और इनहेरेंट क्या होता है? जो हम अपने बर्थ के साथ, अपनी पैदाइश के साथ ही लेकर पैदा होते हैं। ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, इनएलियनेबल हैं। और ये हमें इसलिए इनएलियनेबल हैं और हमारी पैदा होते ही मिलते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस पैदा हुए हैं। जो भी मनुष्य पैदा हो उसे मिलेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी उसका सेक्स हो, लेकिन ये सबको मिलेंगे। और ये पुरानी समाज में भी थे, ऐसा नहीं है पुराने समाज में नहीं थे। हमारे धर्मों में अगर आप जाओ तो उसमें हर धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, हर धर्म में यही कहा जाता है कि हमें सब लोगों का ध्यान रखना है, हमें सबको अधिकार देने हैं और हम सब बराबर हैं। कोई ऐसा मेरे ख्याल से कल्चर नहीं है जहाँ पर इसको सिखाया नहीं गया, किसी भी रिलीजन में जहाँ ये कहा गया है कि मनुष्य जो है वो बराबर नहीं है, उनके पास ये अधिकार नहीं है। और ये जो अधिकार हैं ये सिविल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, कोई से भी अधिकार हो सकते हैं। और ये जो अधिकार हैं ये हमें आज़ादी देते हैं सोचने की, समझने की, और इसलिए समाज को ये आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी डिग्निटी से रिलेटेड है, हमारी पहचान से
रिलेटेड हैं। और अगर हम दिमागी तौर पर सुरक्षित महसूस करते हैं, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर मुझे यही डर होगा कि मेरी दुकान कल को कोई भी छीन लेगा, तो मैं दुकान में पैसा नहीं लगा सकती। तो जब हम फ्री होते हैं दिमाग से, तभी हम आगे सोच पाते हैं, और ये हमारे समाज की वेलफेयर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, जो कि 1948 में आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने ह्यूमन राइट्स को कैसे डिफाइन किया था? राइट्स डिराइव्ड फ्रॉम द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन। क्योंकि हमारे अंदर पैदा होते ही सोच है, समझ है, अपनी पहचान है, अपनी रिस्पेक्ट है, तो हम जब ह्यूमन पर्सन पैदा होते हैं तो ये राइट्स हमारे पैदा होते ही हमें मिल जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, UNCHR, इसने कैसे डिफाइन किया है? दोज राइट्स विच आर इनहेरेंट इन आर नेचर विदाउट विच वी कैनॉट लिव एज ह्यूमन बींग्स। हम जानवरों की तरह रह सकते हैं, जैसे हमें कोई अगर बंद कर दे कमरे में तो हम जानवरों की तरह रह तो लेंगे, जिंदा तो रहेंगे, लेकिन ह्यूमन बींग्स की तरह हम आज़ाद नहीं रह पाएंगे। डी वासु ने कहा है कि ये मिनिमम राइट्स हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को मिलने चाहिए, और ये स्टेट के अगेंस्ट भी मिलने चाहिए अगर वो हमारे मिनिमम राइट्स को वायलेट करता है। और ये सिर्फ इसीलिए हमें मिल रहे हैं क्योंकि हम ह्यूमन फैमिली में बॉर्न हुए हैं। इसके अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं है कि आदमी है या औरत है या बच्चा है, ब्लैक है, वाइट है, क्या रिलीजन है, इसके लिए और कोई कंसिडरेशन नहीं है सिवाय इसके कि हम ह्यूमन बींग्स हैं। सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये हमारे इंडिया का राइट है, ह्यूमन राइट्स का एक्ट है, और इसमें क्या गया है? ह्यूमन राइट्स जो हैं वो लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। और जो भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बोल्डन है, गारंटीड हैं या इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में है, जो हम अपने कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं, वो सब इंडिया में ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन वो इन्फोर्सेबल भी होने चाहिए। तो ये हमारे लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब इन ह्यूमन राइट्स की बेसिक फीचर्स क्या हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स हैं? सबसे पहला है ये इनएलिएनेबल है। ये तो हमने डिस्कस किया ही था, इनएलिएनेबल है, हमें इनसे कोई भी छीन नहीं सकता, कोई कितनी भी कोशिश करे ये नहीं छीने जा सकते। एसेंशियल और नेसेसरी, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल हैं। हम अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी रिस्पेक्ट तभी ले सकते हैं जब हमें ये राइट्स मिले हुए हों। ये हमारी डिग्निटी से रिलेटेड हैं, इररिवोकेबल हैं, इन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता, कभी कोई मना नहीं कर सकता कि अब ये राइट तुम्हारे पास नहीं है। ये फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ, हम जिस लिए ज़िंदा हैं, कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं ना, उसके लिए राइट ज़रूरी है। अगर आप जंगल में जाओ तो वहाँ पर माइट इज़ राइट, जंगल का कानून है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है, और इसीलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं, हमारे यहाँ जंगल का राज नहीं चलता। यूनिवर्सल है, मतलब हर इंडिविजुअल को मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, कुछ नहीं, हर व्यक्ति को ये मिलेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये कभी एब्सोल्यूट नहीं होते, हर जने के राइट्स नहीं होते। हमारा राइट तभी होगा जब दूसरे की ड्यूटी हो, और अगर हम दूसरे के राइट को वायलेट कर रहे हैं तो भी हमारा राइट वहाँ तक नहीं है। ये नहीं है कि मुझे कुछ भी करने का अधिकार है तो मैं आपको मार सकती हूँ। तो ये राइट्स जो हैं एब्सोल्यूट नहीं होते, और ये डायनामिक है, हर समय के साथ ह्यूमन राइट्स बदल रहे हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री को अभी हमने देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स की जहाँ तक हमारी लड़ाई चली है, हर समय टाइम के साथ साथ ह्यूमन राइट्स बदलते गए हैं, और इन राइट्स को हम बढ़ाने की ही कोशिश करते रहे हैं। समय के साथ ये बदलते हैं, लोगों की सोच के साथ भी ये बदलते हैं। लिमिट्स टू द स्टेट पावर, स्टेट जितने हमें राइट्स देती है बेसिकली हम उतने ही राइट्स को यूज़ कर पाते हैं। तो ये ज़रूर कोशिश होनी चाहिए कि स्टेट अपने जो सिटीजन्स हैं उनको मैक्सिमम ह्यूमन राइट्स दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। अब इन ह्यूमन राइट्स में कितना लंबा स्ट्रगल रहा है, कितनी हम लोगों को सबको सैक्रिफाइस लगा है, इसको हम इनकी हिस्ट्री से जानना शुरू करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला रिटन प्रूफ है ह्यूमन राइट्स के बारे में जिसको हम मानते हैं, वो है 539 BC का, मतलब आप समझ सकते हैं 2500 साल पुराना। और ये बेबीलोनियन लॉज में था, साइरस सिलेंडर इनके बारे में। जो इसमें मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, उनको हम थोड़ी डिटेल्स में करेंगे। फिर 1215 में आया मैग्ना कार्टा, ये हम मानते हैं पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, ये यूरोप में आया। फिर 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अमेरिका ने अपने आप को यूके की कॉलोनी से मना कर दिया था। 1789 ये फ्रांस में हुआ, फ्रेंच डिक्लेरेशन था। 1791
ये यूएस बिल्स ऑफ राइट, ये इसी से रिलेटेड है जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन था। फिर 1929 में डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल राइट्स ऑफ मैन आया, और 1945 ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था, द यूएन चार्टर, जब यूएन एस्टैब्लिश हुआ और उसने अपना चार्टर निकाला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को ये रियलाइज़ हो गया था कि ह्यूमन राइट्स होने बहुत ज़रूरी हैं और हर जने को इसे फॉलो करना चाहिए। और फाइनली 1948 में ह्यूमन राइट्स नाम से एक डिक्लेरेशन आया, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके बाद अलग अलग कमीशंस बैठे, मीटिंग्स होती रहीं और ये डेवलप होता गया, लेकिन इसका फाउंडेशन जो था वो 1948 में द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में रखा गया था। तो चलिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेबीलोनियन लॉ में, जो कि है साइप्रस सिलेंडर। ये जो फोटो है ये है साइप्रस सिलेंडर का। ये 1539 बीसी में साइरस द ग्रेट, उसने क्या किया, वो पर्शिया का रूलर था और उसने बेबीलोन सिटी जो है, जो बगदाद में आज की डेट में है, उसको कॉन्कर कर लिया। जब उसने कॉन्कर किया तो जैसे ज़्यादातर रूलर्स थे यही सोचा गया था कि ये बहुत ही हार्श होगा, बहुत क्रूअल होगा, बहुत लोगों को राइट्स ले लेगा और वायलेंस करेगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने वहाँ के सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया, लोगों को ये राइट दिया कि वो अपने रिलीजन को चूज़ करें, जो भी उनकी रेशियल इक्वालिटी है उसको बना के रखा। उसने ये नहीं सोचा कि जो मेरे लोग हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। और उसने इसी तरह के जो उसकी थॉट्स थे राइट्स के बारे में, लोगों को जो मिलने चाहिए, उसको उसने इस क्ले की या इस मिट्टी के बेक्ड क्ले, इस सिलेंडर पे अकाडियन लैंग्वेज में इनग्रेव करवा दिया, इस पर खुदवा दिया। और आज हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे पहला चार्टर था ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने जो उसे लगता था उसे राइट्स देने थे, उसने सबसे पहले लिखा था। इसके बाद आया द मैग्ना कार्टा 1215। ये जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। ये आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और इसे हम ग्रेट चार्टर ऑफ 1215 भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आपके नोट्स की तरह भी काम आ सकते हैं। हम अभी इसे शॉर्ट में कर रहे हैं, आप बाद में इसे रिवाइंड करके दोबारा से पढ़ के अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लैटिन में था और इसमें 63 क्लॉजेस थे, जिसमें कि प्रॉपर्टी और ज़्यादातर क्लॉजेस जो हैं वो प्रॉपर्टी से थे। और ये क्यों था, क्योंकि इंग्लिश बैरन्स जो थे उन पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। इन लोगों को शांत करने के लिए किंग जॉन ने ये मैग्ना कार्टा दिया था, जिसमें कि उनके राइट्स को डिफाइन किया गया था। अब ये राइट्स क्योंकि बैरन्स के लिए बने थे, तो ये एलीट क्लास के ही बारे में थे और इसमें फार्मर्स और जो नॉर्मल वर्कर्स थे, जो कॉमन मैन थे, उनको बिल्कुल भी डील नहीं किया गया था। उसके बाद भी हम इसे एक बड़ा लैंडमार्क मानते हैं, क्योंकि बैरन्स के ही लिए सही, कम से कम ह्यूमन राइट्स का रिटन में कहीं पर कोई काम तो हुआ था। हालांकि इसका मेन मोटिव लोगों को फ़ायदा ही पहुंचाना नहीं था, उस पर आज की डेट में हम इसे सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं ऑन ह्यूमन राइट्स। उसके बाद आया था अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। अब इसमें अमेरिका जो है अभी तक यूके की कॉलोनी था, ग्रेट ब्रिटेन की। तो जुलाई 1776 में थॉमस जेफरसन ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था इंडिपेंडेंस का, जिसमें उन्होंने ऑफिशियली सेपरेट कर लिया था अपनी 13 कॉलोनीज़ को ग्रेट ब्रिटेन से। ये 13 कॉलोनीज़ ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था और ये कहा कि हमारा अब ग्रेट ब्रिटेन से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। इसका जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल आपको पता है कि किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, उसी में ये बताया गया था कि कॉलोनीज़ को ओवरथ्रो उन्होंने यूके ग्रेट ब्रिटेन के जो रूलर्स हैं उनको ओवरथ्रो क्यों किया। तब उन्होंने कहा कि सारे लोगों को, ऑल मेन आर क्रिएटिव इक्वल, जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल बने हैं और कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो अनएलियनेबल होते हैं, जिन्हें कोई नहीं ले सकता। और अगर गवर्नमेंट उन राइट्स को भी वायलेट कर दे तो लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दें। और वो राइट्स क्या हैं? लाइफ, लिबर्टी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर ये बेसिक राइट्स भी वो लोगों को नहीं दे सकते तो ऐसी गवर्नमेंट को उन्हें ओवर रूल कर देना चाहिए। तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तो आ गया था, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस तो बना दी थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बारे में एज सच कोई अलग से पार्ट नहीं लिखा था। उसके लिए आया था द यूएस बिल ऑफ राइट्स 1791, जिसमें कि उन्होंने सब राइट्स के बारे में बात किया था। इट वाज इनैक्टेड ऑन 17 सितंबर 1787। ये जो बिल था ये वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स और मैग्ना कार्टा पर डिपेंड करता था, उसमें से इसने बहुत चीज़ें बोरो करी थी। और ये जो था डिफेक्ट
जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का था उसमें मैंने आपको अभी बताया, उसमें बिल्स ऑफ राइट नहीं था, राइट्स के बारे में कोई एक्सक्लूसिव पार्ट नहीं था। यहाँ पर मेडिसन ने फिर 12 अमेंडमेंट्स पिछले वाले डिक्लेरेशन में करे और इन 12 में से 10 को रेटिफाई कर दिया गया, और ये 10 जो अमेंडमेंट्स थे इनको जब लिखा गया तो इसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ राइट। तो यहाँ सबसे पहला क्या कंसेप्ट आया, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, और 10 अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने 10 राइट्स, ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर कर दिए थे। उसी के साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो गया था और 1789 में फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आया था। 1789 तक वहाँ पर मोनार्की थी, मोनार्की मतलब राजा रानी जैसे अभी यूके में है, और उसको अबॉलिश करके वहाँ पर एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था। ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी इसने अपना डिक्लेरेशन निकाला एंड द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फर्स्ट टाइम 4 अगस्त 1789 में 17 आर्टिकल्स के साथ इसको एक्सेप्ट करके रेटिफाई कर दिया था। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है, इसने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को इन्फ्लुएंस किया है। और यहाँ पर बहुत सारे राइट्स की लिस्ट है, जैसे कि रिलीजन, स्पीच, असेंबली और सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो मोज़ाम्बिक का है, जो डेमोक्रेसी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स भी सबसे पहले यहाँ पर आया था। राइट ऑफ लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये सारे राइट सबसे पहले फ्रेंच डिक्लेरेशन में आए थे। इन्होंने यहाँ पर बेसिक राइट्स को भी डिफ़ाइन किया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये राइट्स सिर्फ फ्रेंच पीपल के लिए नहीं थे, हर आदमी के लिए थे विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहाँ पर ऑल मैन आर इक्वल, दे हैव राइट्स। इट वाज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, सबसे पहले यहाँ एग्जीक्यूट भी किया गया उसे। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पर विमेन और स्लेव्स इन दोनों के राइट्स के बारे में डिस्कशन नहीं था। इट वाज ओनली मेंट फॉर मेन, हर जगह यही था, ऑल मेन आर इक्वल, लेकिन विमेन और स्लेव्स के बारे में बात नहीं करी गई थी। उसके बाद भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के तरफ। अब हम आते हैं फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब ह्यूमन राइट्स के ऊपर वॉर बहुत ज़्यादा हो गया था, स्ट्रगल ज़्यादा हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए थे, जो नाजीज़ ने जो क्राइम्स किए थे, जीनोसाइड हुआ था, उसकी वजह से लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड होने चाहिए, और अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। तो द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज साइंड ऑन 26 जून 1945 इन सैन फ्रांसिस्को, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और एलाइड जीत गए थे। ये ड्राफ्टेड, अप्रूव्ड, और उसके 51 जो मेंबर्स थे उन्होंने यूनानिमसली इसको ड्राफ्ट और अप्रूव किया था, और सारे ही मेंबर्स ने इसे अडॉप्ट किया था। कमिटमेंट टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स यहाँ पर ले किया गया था, और ये भी डिसाइड हुआ था कि प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अचीव हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ह्यूमन राइट्स, इन सबको अपहोल्ड करेंगे ये 51 मेंबर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना ह्यूमन राइट्स को फॉलो सब कंट्रीज़ को करना चाहिए। इसके जो प्रोविजंस हैं वो प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ 8 ह्यूमन राइट्स, तो जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहला ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म ह्यूमन राइट्स का यूज़ किया गया। अभी तक ह्यूमन राइट्स डिफाइंड नहीं थे, तो सबसे पहली बार यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में सबसे पहली बार ह्यूमन राइट्स को यूज़ किया गया था, फर्स्ट टाइम। तो कहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स सबसे पहला यूज़ हुआ है? यूएन चार्टर 1945, जब इसके 51 मेंबर्स ने रियलाइज़ किया कि ये हर जगह वैलिड होना चाहिए। उसके बाद राइट्स के ऊपर जो पेपर आया था, जो डिक्लेरेशन आया था, वो था द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये 1948 में आया था। The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the General Assembly of United Nations, जिसे हम UNGA भी कहते हैं, UNGA, on 10 दिसंबर 1948। अब ये जो था 10 दिसंबर 1948, इसी की वजह से 10 दिसंबर को हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। इसमें 30 आर्टिकल्स थे जो कि सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के बारे में डिफ़ाइन करते थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हर ह्यूमन को ये राइट्स मिलने चाहिए, मेन, विमेन और चाइल्ड। ये सिर्फ मेन के लिए नहीं था, सब लोगों को ये राइट्स दिए गए थे। इसका एक कमी क्या है कि दिस इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। अगर इसे फॉलो नहीं किया जाता तो हम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन जितने साल अब बीत गए हैं, अराउंड 80 ईयर्स हो गए हैं, तो अब क्या है
अब हम ये मानते हैं 70 सॉरी, अब हम ये मानते हैं कि लीगली बाइंडिंग ना हो लेकिन मॉरली बाइंडिंग है, और ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो इनको फॉलो करते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। बहुत खुलेआम इसका वायलेशन नहीं होता। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक शिफ्ट था। ये कहना ही बहुत बड़ी बात थी कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर फ्री एंड इक्वल। ऑल मेन नहीं है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर फ्री एंड इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, क्रीड और रिलीजन। तो ये हमारा स्ट्रगल था 1948 तक का। इसके बाद जब ह्यूमन राइट्स डिफाइन हो गए, उनको एक्सेप्ट कर लिया कंट्रीज़ ने, फिर आगे इसका डेवलपमेंट चलता रहा, और इंडिया में 1993 में ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो ये जर्नी जो है ह्यूमन राइट्स की, ये आज भी कंटिन्यू कर रही है। अभी भी इसका बहुत वायलेशन होता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसके बाद पुलिस कस्टडी में डेथ्स, जीनोसाइड, ऐसा नहीं है ये ख़त्म हो गए हैं, जर्नी अभी चल रही है। और आई होप कि कल हम और अच्छा फ्यूचर अपने कमिंग जनरेशन्स को दे पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।